हेलो, सभी को नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर में अपना जो टॉपिक चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन ने कार्नो इंजन की दक्षता और मैक्सवेल इक्वेशन की एप्लीकेशन कर चुके हैं। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और भी किया अपन ने, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो अपन कर चुके हैं। आज मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल और थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड रूल करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक बात है ना। तो न्यूमेरिकल नंबर जो फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है, उसकी बात कर लेता हूं। पहला जो एग्जाम्पल है, मैंने मेरी तरफ से एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लिया है, और ये एग्जाम्पल क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ाने के लिए स्रोत का ताप बढ़ाने की बजाय सिंक का ताप कम करना ज़्यादा उपयुक्त है। यानी आपको दक्षता बढ़ानी है, सिद्ध क्या करना है, दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सा काम करें, सिंक का ताप एक तो कम करो और एक है स्रोत का ताप बढ़ाओ। स्रोत का ताप बढ़ाना, तो ये न्यूमेरिकल ये कहता है कि देखो, वैसे अपन ने ये बात की थी, अगर अपन ऐसा करते हैं, स्रोत का टेम्परेचर बढ़ाओगे, सिंक का ताप घटाओगे, दोनों स्थितियों में कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ती है। लेकिन दोनों में भी एक को अगर चयन करना हो तो ज़्यादा उपयुक्त ये होता है। अब ऐसा क्यों है, इसको अपन प्रूव करते हैं। देखो, इसका आंसर या प्रूफ किस प्रकार से लेते हैं। सबसे पहले मैं स्रोत का ताप बढ़ाने वाला लेता हूं। पहला जो पार्ट है कि स्रोत का ताप बढ़ाया आपने, स्रोत का ताप बढ़ाने पर, अच्छा, माना कि वास्तव में स्रोत का ताप T1 था और T1 को आपने बढ़ाकर क्या कर दिया, T1 से बढ़ाकर T1 प्लस डेल T कर दिया। सिंक का टेम्परेचर पहले भी T2 था और बाद में भी आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो कार्नो इंजन की दक्षता है, वो दक्षता क्या हो जाएगी, ईटा फर्स्ट इक्वल टू, अपन लोग ये जानते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है, 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है। वैल्यू पुट करूं तो ये आप क्या जाएगी, T2 अपॉन T1 प्लस डेल, और ये हो जाएगा आपका T1 प्लस डेल माइनस T2 अपॉन T1 प्लस डेल। ये आपका पहला आंसर आ चुका है। इसके बाद में इसका पार्ट नंबर टू में अपन ये कर लेते हैं कि सिंक का ताप कम करने पर किस प्रकार से कम किया अपन ने, वो लिख देता हूं। स्रोत के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया आपने, यानी T1 की जगह T1 ही है। आपने क्या किया, सिंक का ताप T1 से घटाकर T2 से घटाकर T2 माइनस डेल T कर दिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वृद्धि और ये कमी दोनों बराबर लेनी है आपको। फिर बाद में दक्षता, उस दक्षता को नाम दे दिया मैंने ईटा सेकंड, और ईटा सेकंड इक्वल टू क्या लिखूंगा, अपना फॉर्मूला वही है, वैल्यू पुट करेंगे इसमें हम, तो ये आ जाएगी 1 माइनस T2 माइनस डेल T अपॉन T1, और ये मान जब रखते हैं तो ये आएगा T1 माइनस T2 प्लस डेल T अपॉन T1। अब मेन बात है कि अपन को ये देखना है इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, कम कौन सा है, तो इनका अनुपात निकालो। तो अनुपात के लिए ईटा फर्स्ट अपॉन ईटा सेकंड, ईटा फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट की वैल्यू थी T1 प्लस डेल T माइनस T2 अपॉन T1 प्लस डेल T। इसका ईटा सेकंड की वैल्यू रखी तो T1 अपॉन T1 माइनस T2 प्लस डेल T। थोड़ा गौर करके देखें तो ये दोनों बराबर हैं, तो कैंसिल, तो ये क्या बच गया आपके पास में, अपने पास में ये बच गया कि ईटा फर्स्ट अपॉन ईटा सेकंड दैट इक्वल टू आपके पास आ गया T1 अपॉन T1 प्लस
डेल टी। इन दोनों से जब आप देखो तो T1 की बजाय ये ज़्यादा है, तो इसी से मैं क्या लिखूँगा कि ईटा फर्स्ट तो है कम और ईटा सेकंड है वो क्या है ज़्यादा। मतलब क्या निकला इस बात का, जब स्रोत का ताप कम करते हो तो दक्षता ये है, और स्रोत का ताप बढ़ाते हो तो दक्षता ये है, सिंक का ताप कम करते हो दक्षता ये है। दोनों में से ज़्यादा कौन सी है, ये ज़्यादा है। अर्थ क्या निकला कि स्रोत का ताप बढ़ाने की बजाय सिंक का उतना ही ताप अगर कम कर देते हो तो ये ज़्यादा उपयुक्त रहता है। अपना न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड में ले रहा हूँ मैक्सवेल इक्वेशन से ले रहा हूँ, और एक इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आता है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 आपको लिखा मिलेगा प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट डेल क्यू अपॉन डेल पी, डेल क्यू अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू माइनस टी वी अल्फा। टी टेम्परेचर, वी वॉल्यूम, ये आपको पता है। अल्फा यहाँ पर है आयतन प्रसार गुणांक। अल्फा क्या है, अल्फा आपका है आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक है। अगर इसकी डेफिनेशन आपको याद हो तो ये बराबर होता है 1 अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल टी, और कांस्टेंट कौन रखें, पी को कांस्टेंट रखें। ठीक बात ना। तो इसका देखो आंसर, आंसर किस प्रकार से करते हैं, एक साइड लेके चलते हैं। तो मैं एल एच एस लेके चल रहा हूँ, एल एच एस इक्वल टू लिखा डेल क्यू अपॉन डेल पी, कांस्टेंट कौन है, टी है। अपन लोग थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ से जानते हैं कि डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू टी डी एस, क्या होता है, टी डी एस, एस कैपिटल है ये। तो यहाँ देखो क्या लिखूँगा, टी तो बाहर आ जाएगा, और ये आ गया डेल एस अपॉन डेल पी, और कांस्टेंट कौन है, टी है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बोल दी। ठीक है, समझ आ गई। फिर बाद में इसको चेंज करना है, ठीक बात ना। तो देखो मैक्सवेल फ्रॉम मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। अब दिक्कत आती है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी याद होना चाहिए। याद करने का तरीका बताया था, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात। टी वी एस, टी पी एस, यहाँ वी और यहाँ वी, इनको यहाँ पी, इनको उल्टा करके पी पी वी वी, और एस टी और एस टी, यहाँ से बनेगी अपनी फोर्थ इक्वेशन। तो देखो डेल एस अपॉन डेल पी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी। यहाँ कांस्टेंट कौन होगा आपका, टी कांस्टेंट होगा, और यहाँ होगा आपका पी होगा, और ये माइनस, माइनस का पता इसलिए चला कि v के साथ जब t लेते हैं तो नेगेटिव। अच्छा, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हम, तो आपका LHS क्या आ गया, LHS आ गया आपका t तो है ही, और इसकी जगह जब रखूँगा तो ये आ जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी, और ये कांस्टेंट कौन है, p कांस्टेंट है। समझ आ गया मेरे हिसाब से। चलो ये थोड़ा सा इसको बाहर निकाल, ये माइनस लिखा। अपन लोग ये जानते हैं कि अल्फा इक्वल टू होता है 1 अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल टी और कांस्टेंट पी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस टी, इसकी वैल्यू आपके आ गई वी अल्फा, क्या आ गई, वी अल्फा, या फिर लिखा टी वी अल्फा, और ये आपका क्या है, आर एच एस के बराबर है। इस प्रकार से ये आपका एक अच्छा न्यूमेरिकल सोल्व होता है। ठीक बात है। इसके बाद में इसके लिए कुछ बातें कर सकते हैं। देखो यहाँ से डेल क्यू अपॉन डेल पी की वैल्यू इसके बराबर है, डेल क्यू अपॉन, चलो बात लिखता हूँ। अपन ने यहाँ पर ये प्रूव किया कि डेल क्यू अपॉन डेल पी कांस्टेंट कौन है, टी इक्वल टू माइनस टी वी अल्फा। अपने यहाँ पर दो केस बनेंगे। केस नंबर फर्स्ट, देखो सामान्यतः क्या होता है, जब पदार्थों को ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो प्रसार होता है। प्रसार, जिनका प्रसार होता है उनका अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अल्फा पॉजिटिव होगा तो टी वी अल्फा सारे पॉजिटिव, तो आपके पास में आ जाएगा डेल क्यू अपॉन डेल पी, ये सारे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लिखा मैंने।
ठीक बात है। ये आपको क्या कहता है, अगर P बढ़ेगा तो Q घटेगा, P घटेगा तो ये बढ़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ जब आप P कम करते हो तो Q आपका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और Q ज़्यादा होने का मतलब ये हो गया आपका यहाँ पर होगा तापमान, यहाँ पर क्या होगा, तापमान होगा। ठीक बात है। इसके बाद देखो नंबर टू में जब कईयों का क्या होता है, संपीड़न होता है। जब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को गर्म करने पर उसका संपीड़न होता है, उनका अल्फा नेगेटिव आ जाता है, उनका अल्फा क्या है, नेगेटिव आ जाता है। ठीक बात है ना। इसके बाद देखो ये लिखा, अगर ऐसी बात है तो डेल क्यू अपॉन डेल पी आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होने मतलब P बढ़ाओगे तो क्यों भी बढ़ेगा। तो देखो इस प्रकार से अपना न्यूमेरिकल नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। इसके बाद में देखो अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपन ने जीरोथ लॉ कर लिया, फर्स्ट लॉ भी किया था। जीरोथ लॉ है वो डिफाइन करता है टेम्परेचर को, और फर्स्ट लॉ है वो डिफाइन करता है इंटरनल एनर्जी को। और फर्स्ट लॉ की एक बात और है कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, एनर्जी कंजर्वेशन रूल पर आधारित है, ये बात अपन जानते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके दो स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है प्लांक वाला। तो देखो इसको बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करना। प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है कि कोई भी उत्क्रमणीय इंजन है वो ऐसा नहीं बन सकता जिसमें सिंक न हो, जिसमें सिंक न हो। यानी ऐसा कोई भी उत्क्रमणीय इंजन नहीं बनाया जा सकता जिसमें सिंक न हो। अगर किसी इंजन के अंदर सिंक नहीं है, इसका अर्थ है कि उसने सारे के सारी ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित कर दिया। यानी ये क्या कहता है, सारी की सारी ऊष्मा को कार्य में बदलने का मतलब है कि दक्षता कितनी होगी, 100% होगी। तो प्लांक स्टेटमेंट ये कहता है कि कोई भी ऐसा ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है जिसकी दक्षता क्या हो, 100% हो, दक्षता 100% हो। यानी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लांक नियम एक तो ये कहता है कि ऐसा कोई भी ऊष्मा इंजन नहीं बनाया जा सकता जिसमें सिंक नहीं है, या फिर इसी को ऐसे बोल सकता हूँ कि ऐसा कोई भी ऊष्मा इंजन नहीं बना सकते जिसकी दक्षता कितनी हो, 100% हो। नॉर्मली ऊष्मा इंजन के लिए अपन इस प्रकार से नोट करते हैं, ये नोटेशन काम में लेते हैं। ये T2 केल्विन सिंक है, और ये आपका क्या है, सोर्स है, ये कार्यकारी पदार्थ है। यहाँ से कुछ ऊष्मा Q1 ली, इसमें कुछ त्याग दी, और कुछ इसने क्या कर दिया, कार्य कर दिया। तो ये तो एक संभव क्रिया है। ठीक बात है ना। फिर बाद में ये T1 केल्विन और ये लिखा T2 केल्विन, ये लिखा W। अब ये क्या कह रहा है कि इसने ऊष्मा Q1 ली और सारी की सारी ऊष्मा किसमें चेंज होगी, कार्य में चेंज होगी, इधर जाने वाली ऊष्मा नहीं है। यानी ये असंभव है। ये क्या है, एक असंभव प्रक्रिया है। ठीक बात है। सेम इसके बाद में इसका दूसरा स्टेटमेंट आता है। चलो एक बार दोबारा बोलता हूँ, इसका स्टेटमेंट क्या याद किया आपने, कि प्लांक स्टेटमेंट केवल इतनी बात कहता है कि ऐसा कोई भी उत्क्रमणीय इंजन नहीं बनाया जा सकता जिसमें सिंक न हो। या फिर प्लांक स्टेटमेंट ये कहता है कि ऐसा कोई भी रिवर्सिबल इंजन नहीं बनाया जा सकता जिसकी दक्षता कितनी हो, 100% हो। इसके बाद में नंबर 2 स्टेटमेंट है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस का कथन केवल इतनी बात कहता है कि देखो, बिना किसी बाह्य प्रक्रम के ऊष्मा का प्रवाह कभी भी निम्न ताप से उच्च ताप की ओर नहीं होता है। यानी अगर आप ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित करना चाहो तो आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट केवल यही कहता है। अगर इसको डायग्राम के रूप में लिखूं तो इस प्रकार से लिख सकता हूं। सामान्यतः ऊष्मा इंजन आपका ये होता है। अगर इसको फ्रीज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर चेंज करूं तो यही है। लेकिन रेफ्रिजरेटर क्या करता है, निम्न ताप से ऊष्मा लेता है, फिर ये उच्च ताप पर पहुंचाता है Q1 ऊष्मा। ऐसा करने के लिए इस पर बाहर से कार्य करना पड़ता है।
बाहर से कार्य करना पड़ता है। तो ये तो एक समूह प्रक्रिया है। असमूह प्रक्रिया क्या हो जाएगी कि ये आपका ये है और ये बना दिया T2 केल्विन और ये T1 केल्विन। अब देखो ये क्या कहता है कि यहाँ से उष्मा Q2 ली और जितनी भी उष्मा ली वो सारी यहाँ से लेगी, यानी इस पर कार्य करने वाला कोई नहीं है। तो ये एक क्या है, असंभव प्रक्रिया है, असंभव प्रक्रिया है। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ क्लोसियस स्टेटमेंट को, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि क्लोसियस स्टेटमेंट ये कहता है कि सामान्यतः उष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर नहीं होता है। अगर आप निम्न ताप से उच्च ताप की ओर उष्मा को प्रवाहित करना चाहो तो बाहर से कार्य करना पड़ेगा। धन्यवाद बच्चों, इससे आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।